हेलो फ्रेंड्स, मैं रामबाबू सर आपका अपना चैनल आर के सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें भाग हम एक पढ़ चुके हैं। उसमें जीव विज्ञान किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताए थे और जीव विज्ञान में क्या क्या चीज़ आते थे। उसके बाद जीव विज्ञान जो है उसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसमें जितने भी लैंगिक जनन में जो पढ़े थे उसमें एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़े थे और द्विव विखंडन और बहु विखंडन के बारे में पढ़े थे और ये भी जाने थे कि विशिष्ट लक्षण के भी बारे में जाने थे कि आखिर क्या क्या चीज जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो जिसमें हम लोग पढ़े थे सजीवों में वृद्धि और सजीवों में विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़े थे, जिसमें उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें भाग 2 में कि इसमें विशिष्ट लक्षण के बारे में जानेंगे कि कुछ जीवों में विशिष्ट लक्षण और निर्जीवों में विशिष्ट लक्षण क्या होती है। तो इस लक्षण के बारे में जानेंगे सबसे पहले वृद्धि और दूसरा जनन। इसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर विशिष्ट लक्षण किसमें विशिष्ट लक्षण होता है और किसमें विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो बनाए होंगे, उसमें आप देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो जाकर के इस वीडियो को जाकर के उसमें प्लेलिस्ट में जो दिए होंगे ना उसमें जाकर के देखिए। और मेरा चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें ना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ना, ताकि मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारा जो भी वीडियो बनेगा, जो भी अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे ना। तो इसलिए मेरा वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलिए पाठ 1 में जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड भाग 2 है, जिसमें हम कुछ विशिष्ट आज लक्षण पर बात करने वाले हैं। भाग 2 में कि जिसमें वृद्धि के बारे में उसमें बताए थे कि वृद्धि में आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना और उसके बाद आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना और संख्या में बढ़ना बताई थी वृद्धि में। कि वृद्धि ग्रोथ जो होता है वो आकार में बढ़ना वृद्धि होता है, भार में बढ़ना वो भी एक प्रकार की वृद्धि होता है और संख्या में बढ़ना वो भी एक प्रकार की वृद्धि ही होता है, जो हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसमें वृद्धि का बात करें तो वृद्धि सजीव तथा निर्जीव का लक्षण है। ये वृद्धि जो बताए थे उसमें कि वृद्धि में भी वृद्धि जो होती है वो सजीवों में भी पाए जाते हैं और निर्जीवों में पाए जाते हैं। सजीव में कैसे पाए जाते हैं? सजीव तो एकदम, ये तो आप जानते होंगे कि सजीव कैसे अपना वृद्धि करता है, कैसे विकास करता है। तो जानते होंगे सजीव अपने आप को क्या करता है कि सजीव वृद्धि करता ही है, चाहे वो संख्या में करें चाहे भार में करें ना, इस प्रकार से अपना वो वृद्धि करता है। तो वृद्धि जो है, वृद्धि सजीव तथा निर्जीव का लक्षण है। एक जो वृद्धि होता है सजीव में भी पाए जाते हैं और निर्जीव में पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि निर्जीव में कैसे पाए जाते हैं, तो पिछला वीडियो में बताए हैं कि जैसे टीले ना, रेत ना, पहाड़े, ये सभी निर्जीव है लेकिन ये बढ़ता है ना, ग्रोथ करता है। तो यानी वृद्धि जो होती है सजीव तथा निर्जीवों का लक्षण है, किंतु विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण का मतलब हुआ कि केवल सजीव में हो और निर्जीव में नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि जो है उस सजीव में भी पाए जाते हैं और निर्जीव में भी पाए जाते हैं। कजी वृद्धि, तो वृद्धि जो होता है वो सजीव तथा निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं ना। तो इसलिए वृद्धि जो होता है, वृद्धि सजीव तथा निर्जीव में दोनों में पाए जाते हैं। इसलिए वृद्धि जो है ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है और निर्जीव का विशिष्ट लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि वृद्धि सजीव में भी होता है और वृद्धि निर्जीव में होता है। और निर्जीव में कैसे होता है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा।
तो सजीव तथा निर्जीव का लक्षण है वृद्धि। वृद्धि जो है सजीव तथा निर्जीव का लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि सजीव तथा निर्जीव दोनों में है, यह लक्षण पाए जाते हैं। कहता है कि सजीवों तथा निर्जीवों का यह लक्षण होता है वृद्धि, यानी सजीवों में पाए जाते हैं और निर्जीव में पाए जाते हैं, किंतु ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। आपसे कोई पूछ दिया कि वृद्धि जो है क्या इस सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, तो नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि सजीवों में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ निर्जीवों में होता है। विशिष्ट लक्षण का मतलब हुआ कि किसी एक में हो, सजीव में हो तो निर्जीव में नहीं हो, और निर्जीव में हो तो सजीव में नहीं हो। तो इसलिए वृद्धि दोनों में होती है, इसलिए कि वृद्धि जो है वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि सजीव तथा निर्जीव दोनों में यह लक्षण पाए जाते हैं। आपको बात क्लियर समझ में आया कि वृद्धि क्या है? तो वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, न सजीव के लिए विशिष्ट लक्षण है और न निर्जीव के लिए विशिष्ट लक्षण है। इसलिए कि वृद्धि सजीवों में भी होती है और वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। वृद्धि मतलब जीवों में यानी जनसंख्या में वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करता है, भार में वृद्धि करता है। उसी प्रकार निर्जीव भी क्या करते हैं? अपना वृद्धि करते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं, भार में वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करता है। जैसे बताए थे पहाड़, रेत के टीले, ये सब क्या है? निर्जीव है, लेकिन ये अपना क्या करता है? आकार बढ़ता है। जैसे टीले जो है नदी में, उस पर रेती आकर के बढ़ने लगती है तो उसका टीला बन जाता है। पहाड़ जो है छोटे यानी पत्थरों का बढ़ना, यानी वो क्या करता है? वो बढ़ने लगता है तो पहाड़ बन जाता है। तो ये निर्जीव है। तो निर्जीव भी अपना संख्या में वृद्धि करता है और सजीव भी संख्या में वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करता है, भार में वृद्धि करता है। इसलिए कि सजीव जो है वृद्धि जो है सजीव तथा निर्जीव का लक्षण नहीं है, किंतु इसमें विशिष्ट लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यह विशिष्ट लक्षण इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि वृद्धि सजीव तथा निर्जीव दोनों के यह लक्षण पाए जाते हैं, दोनों में यह लक्षण पाए जाते हैं। बात की है। अब देखिए जनन, दूसरा यानी विशिष्ट लक्षण का बारे में हम दूसरा जानेंगे कि क्या जनन वृद्धि। तो आप जानेंगे कि वृद्धि जो है विशिष्ट लक्षण जीवों का और निर्जीवों का नहीं होता, क्योंकि वृद्धि जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है। किसी एक में होना चाहिए विशिष्ट लक्षण के लिए, किसी एक में होना चाहिए, लेकिन ये दोनों में है, इसलिए विशिष्ट लक्षण ही नहीं है। क्या जनन विशिष्ट लक्षण है? तो यानी देखेंगे, अब जानेंगे कि ये जनन विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। तो आइए इस पर बात करें। यानी जनन रिप्रोडक्शन, यानी जनन जो है, जनन या जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। जीव जो है जनन जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब कहेंगे कि आखिर विशिष्ट लक्षण है क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि जनन में भी कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो वृद्धि कर सकता है, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपना वृद्धि ग्रोथ नहीं कर सकता है। आइए इस पर बात करें। जनन या जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये पहला बात कि जनन जो है वो जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। कोई पूछता है कि जनन क्या है, तो जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। कैसे? क्योंकि जनन में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। जीवों में यानी सजीवों में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब कि जनन का मतलब हुआ कि उसमें केवल जनन करने की क्षमता हो, ओनली। तो ऐसा तो बात है नहीं, क्योंकि जनन में कुछ ऐसे भी जीव है, ऐसे में तो बहुत कुछ जीव है जो अपना जनन नहीं करता है। वो जन्म लेता है लेकिन जनन नहीं कर पाता, उसके पास क्षमता ही नहीं होता है जनन करने के लिए। इसीलिए जनन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। कैसे? क्योंकि कुछ ऐसे जनन में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जनन में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। आप बात समझ में आया कि क्या जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? तो नहीं है, क्योंकि जनन में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपना यानी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं इसीलिए जनन जो है, जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। जैसे
आइए, खच्चर है। खच्चर यानी जननकर्ता, यानी जीव है, जनन का एक भाग है। अनुवर मानव, आप समझते हैं अनुवर मानव, जो नर और मादा किसी में नहीं होते हैं। अनुवर मानव, अनुबंध मधुमक्खी, ये जो है जन्म लेने के लिए तो लेते हैं, लेकिन इसमें जनन करने की क्षमता नहीं होता है ना। इसीलिए जनन जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण का मतलब बता दिए कि जनन में, केवल जनन में यानी जनन करने की क्षमता होना चाहिए, यानी सभी कोई भी जीव हो उसमें जनन करने की क्षमता होना चाहिए। लेकिन यहां पर देख लो, जनन है लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है ना जैसे उसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे खच्चर है, अनुवर मानव है, अनुबंध मधुमक्खी है, इसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। इस नहीं के कारण क्या होता है कि जनन में विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। यदि विशिष्ट लक्षण रहता तो इसमें सभी जितने भी जीव रहते वो अपना जनन करके और क्या करते, अपना संख्या में वृद्धि करते। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें जनन में कुछ ऐसे भी जीव है जो अपना जनन नहीं कर सकता है, न अपना वृद्धि कर सकता है, न ग्रोथ कर सकता है, न संख्या में वृद्धि कर सकता है ना। इसीलिए आपसे कोई कहता कि जनन क्या है, क्या ये जीवों का विशिष्ट लक्षण है, तो आप कहेंगे कि जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्योंकि जनन में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। जैसे आप बताएंगे खच्चर, अनुवर मानव, अनुबंध मधुमक्खी, इसमें जनन करने की क्षमता नहीं होता। मैं क्या बात बोल रहा हूं आपको एकदम बिल्कुल आप दिमाग हटाइएगा, क्योंकि इतना ही बढ़ के चलते हो क्या होता है, जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। विशिष्ट लक्षण के बारे में मैं अभी बात की कि ओनली फॉर ओनली वो जो जीवों में यानी प्रक्रिया हो, तो बहुत सारा जीव है जनन करता है, संख्या में वृद्धि करता है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन करने के बाद जनन वह नहीं कर सकता है, जीवों का वृद्धि विकास नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें विशिष्ट लक्षण नहीं पाया जाता है। चलिए आइए हम तीसरा पर बात करें, उपापच्य। उपापच्य क्या है? तो उपापच्य ना मेटोवर्जन इसको बोलते हैं ना। तो उपापच्य जो है, उपापच्य किसे कहते हैं? उपापच्य तो इसमें कहता है जीवित जीवों के अंदर, जीवित जीवों के शरीर के अंदर, जीवित जीवों के, यहां पर शरीर डाल दीजिएगा, जीवित जीवों के शरीर के, इसको अंशिन बोलते हैं, जीवित जीवों के शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापच्य कहलाते हैं। जैसे जीवों के शरीर में अनेक प्रकार की, शरीर में रासायनिक एक क्रिया होती है। जैसे हम लोग के शरीर में अनेक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, अनेक प्रकार के शरीर में कोशिका भी होती हैं। इस कोशिका के द्वारा, यानी कहने का मतलब कि हम लोग का शरीर जितना भी बना है वो सेल से बना है। ये जितना भी शरीर बना हुआ है वो सब इस दिखाई दे रहा है, वो सब इस सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है ना। तो हम लोग के शरीर के अंदर जितना भी रासायनिक क्रिया होती है, शरीर के अंदर जितना भी रासायनिक क्रिया होती है, जैसे खाना खाते हैं ना, पचना ना, फिर खाना खाते हैं, फिर ये क्या होता है कि सब प्रक्रिया चलती होती है, चलती रहती है, ये शरीर के अंदर ये सब चलते रहता है। इस जितने भी शरीर के अंदर ये रासायनिक क्रिया होती है, वही क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपापच्य क्रिया कहते हैं। क्या ये रासायनिक अभिक्रिया क्या निर्जीवों में होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया निर्जीवों में नहीं होता है, केवल किस में होता है? केवल सजीव में ही होता है। क्योंकि बात समझिए कि इसमें क्या, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होंगे, क्या गर्मी महसूस करेंगे ना? क्या इसमें मतलब कहने का मतलब है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होंगे? नहीं होंगे, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। कहने का मतलब ये क्या है? निर्जीव है, यानी निर्जीवों में रासायनिक क्रियाएं नहीं होती है ना। क्या निर्जीवों में पाचन होता है? नहीं होता है ना। क्या निर्जीव भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो उसमें
रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो सकती है ना। जैसे बाहरी वातावरण से है, जैसे गर्मी हो रही है, पसीना चू रही है, तो कहने का मतलब है कि बाहरी जो क्रिया हो रही है वायु उद्दीपन के कारण हम लोग का गर्म हो रहा है। इसका मतलब कि शरीर बता रहा है कि टेम्परेचर को, यानी इसको ठंडा करने के लिए क्या कर रहा है, ये निकल रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो क्या इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होंगे? नहीं होंगे। क्या इसमें रासायनिक अभिक्रिया होंगे? नहीं होंगे। तो निर्जीव वस्तु में रासायनिक क्रिया नहीं होती है, केवल यानी सजीवों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आप बता सकते हैं क्या उपापचय क्रिया जो है, क्या इसमें उपापचय क्रिया जो है विशिष्ट लक्षण इसमें पाए जाते हैं या नहीं? सोचिए, क्योंकि आपको बताएं कि केवल यानी एक ही जीव में ये रासायनिक क्रिया होती है। क्या? तो सजीव में। निर्जीव में रासायनिक अभिक्रिया कभी नहीं होती है। इसलिए उपापचय जो है ये जीवों के शरीर के अंदर होने वाले समस्त रासायनिक क्रिया है, इसी को उपापचय क्रिया कहते हैं। और यह केवल सजीवों में होता है। बात समझ में आया? ये केवल सजीव में ही होता है, निर्जीव में नहीं होता है ना। ये बात लिख देते हैं कि क्रिया उपापचय क्रिया कहलाते हैं। यह केवल सजीवों में होता है, यह निर्जीव में नहीं होता है। अब आपसे कोई पूछेंगे कि क्या उपापचय जो है वो रासायनिक अभिक्रिया निर्जीवों में होती है? क्या निर्जीवों का रासायनिक अभिक्रिया निर्जीव में होती है? तो नहीं होती है, क्योंकि केवल सजीव में ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, निर्जीव में नहीं होती है। इसलिए उपापचय जो है ये जीवों का विशिष्ट लक्षण है। इसलिए उपापचय सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण होता है। बात समझ में आया? वृद्धि क्या है? तो वृद्धि सजीव और निर्जीव का, वृद्धि जो है वो विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों में होता है। दोनों में वृद्धि विकास होता है, निर्जीव में भी होता है, सजीव में भी होता है। उसके बाद है जनन रिप्रोडक्शन। क्या एक विशिष्ट लक्षण है जीवों का? तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं कर पाते हैं, अपना संख्या में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, लेकिन जनन उसमें जीव होता है, लेकिन जीव होने के बावजूद भी वो जनन नहीं कर पाता है। जैसे आपको बताएं, इतना ही के चलते वो क्या हो गया है, जनन क्या हो गया है, तो जनन में विशिष्ट लक्षण भी नहीं होता है, वृद्धि में भी विशिष्ट लक्षण नहीं होता। चलिए, यानी दोनों में विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। उपापचय जो है एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है शरीर के अंदर। केवल जीवों में उपापचय क्रिया होती है, निर्जीवों में उपापचय क्रिया नहीं होती है। सीधी बात है कि केवल यानी जीवों में उपापचय क्रिया होती है, निर्जीवों में उपापचय क्रिया नहीं होती है ना। या जीवों यानी जीवित जीवों के शरीर के अंदर, जीवित जीवों के, निर्जीव के अंदर नहीं, मृत जीवों में नहीं, जीवित जीवों के शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं, क्योंकि यह केवल सजीवों में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। इसीलिए तो उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। चलिए, एक विशिष्ट लक्षण मिला, एक विशिष्ट लक्षण हमको मिला, क्या? उपापचय। ये केवल सजीवों में होता है, लेकिन यह निर्जीवों में नहीं होता है ना। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। चलिए, अब हम चौथा विशिष्ट लक्षण चुनेंगे। वृद्धि हो गया, जनन हो गया, उपापचय हो गया। आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए, पीछे बैक करके आप देखते रहिएगा, पूरी बातें समझ में आएगी। तीसरा, चौथा पर बात करें कि चौथा विशिष्ट लक्षण देखें हम ना, खोजे कि चौथा में विशिष्ट लक्षण क्या होता है। हम लोग इस भाग में 2 में पढ़ रहे हैं ना। चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड है, जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी परिभाषा पूरा आपको वीडियो 1 में दिया गया है। देखिए, चौथा क्या, आपने बुक खोल लीजिएगा, बुक खोल करके देखिएगा जीव जगत में ना, क्योंकि बुक जो है बुक में देखते रहना ना। चौथा जो है, चौथा संवेदनशीलता और अनुकूलता।
संवेदनशीलता और अनुकूलता। संवेदनशीलता और अनुकूलता के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि संवेदनशीलता और अनुकूलता यह जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। संवेदनशीलता और अनुकूलता यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि यह सजीवों में होता है किंतु निर्जीवों में नहीं होता है। बात समझेंगे इसे। संवेदनशीलता और अनुकूलता जो है इस सजीवों का यानी विशिष्ट लक्षण होता है, लेकिन आखिर समझिए कैसे होता है यानी संवेदनशीलता और अनुकूलता ये कैसे सजीवों का यानी विशिष्ट लक्षण होता है, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे लिख करके छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि लिखता है कॉपी में सब कोई और जानता है कोई कोई ना। इस पर आप देखेंगे, मेरी बात पर गौर करेंगे। लिखने के लिए तो सब कोई लिखता है, लेकिन जानता है कोई कोई। चलिए, इसमें संवेदनशीलता और अनुकूलता इस सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। कैसे होता है? तो संवेदनशीलता मतलब होता क्या है? संवेदन करना, महसूस करना। जैसे आपके शरीर पर कोई चींटी काटता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि यह चींटी काट रहा है, या सुई चुभा रहा है तो आपको पता चल जाता है कि सुई चुभा रहा है ना। हवाएं बहती है तो आपके शरीर में लगता है तो आप क्या करते हैं? संवेदन करते हैं, महसूस करते हैं ना। कुछ ऐसे भी चीज है जो महसूस करता है। क्या ये निर्जीव महसूस करता है? नहीं। क्या निर्जीव यानी बाहरी वातावरण की बातों को समझ सकता है? नहीं। क्या आपके शरीर पर हाथ रखा जाएगा तो क्या पेड़ पर हाथ रखा जाएगा तो महसूस करेगा? नहीं, क्योंकि जीवित जीव के शरीर पर हाथ रखा जाएगा तो उससे पता चल जाएगा ना, यानी संवेदना उससे प्रकट हो जाएगा ना, उसको एहसास हो जाएगा कि कोई शरीर पर मेरे हाथ रखा है। क्या ये निर्जीव में पहचान होती है? नहीं, ये निर्जीव पहचान नहीं करता है। अनुकूलता क्या निर्जीव बाहरी वातावरण को समझ पाता है? नहीं। तो कहने का मतलब है कि निर्जीव बाहरी वातावरण को नहीं समझ पाता है, केवल सजीव बाहरी वातावरण को समझता है। धूप, गर्मी, ठंडी को एहसास कर सकता है ना, यानी संवेदन कर सकता है ना। उसके शरीर पर हाथ रखने के बाद वह महसूस कर सकता है कि हमारे शरीर पर हाथ रखा गया है। उसके शरीर पर सुई चुभाया जाता है तो ये महसूस हो जाती है कि हमारे शरीर में यानी सुई चुभाया जा रहा है। इसको बोलते हैं संवेदनशीलता। और यह अनुकूलता जो बताता है कि जब सुई को चुभाया जाता है तो उसको यानी बताता है कि उसके शरीर से क्या करो? अलग हटाओ। क्या ये निर्जीव में पाया जाता है? संवेदनशीलता निर्जीव में पाई जाती है, अनुकूलता निर्जीव में पाई जाती है? नहीं। तो इसलिए संवेदनशीलता और अनुकूलता यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि यह सजीवों में होता है लेकिन किंतु निर्जीव में नहीं होता है। बात समझ में आया? तो संवेदनशीलता और अनुकूलता का मतलब समझ में आया? संवेदन करना, एहसास करना, महसूस करना कि शरीर पर कोई हाथ रखता है तो इसी पता चलता है कि मेरे शरीर पर कोई हाथ रखा है। सुई चुभती है तो पता चलता है, संवेदन व्यक्त होती है कि कोई सुई चुभा रहा है।
इस प्रकार से एक क्या निर्जीव में होता है? नहीं। क्या निर्जीव उसको कह सकता है कि हटाओ? चिल्ला सकता है? नहीं चिल्ला सकता है। ये निर्जीव में एक व्यवस्था नहीं होती है, उसमें एहसास नहीं होता है। क्या निर्जीव को जैसे एक क्या ये गर्मी ठंडी महसूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इससे गर्मी न ठंडी, इसको गर्मी रख दे गर्म रहेगा, ठंडा में रख दे ठंडा रहेगा, कोई इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई महसूस नहीं, क्योंकि निर्जीव है। ये क्या है? निर्जीव है। इससे कोई गर्मी ठंडी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सजीव को गर्मी ठंडी से मतलब है। एहसास करता है तभी वो उसके पास गर्म होती है। जैसे गर्मी हो रहा है ना, तो ये एहसास हो रहा है कि हाँ गर्मी हो रही है। तो संवेदनशीलता और अनुकूलता निर्जीव में नहीं होता है, यानी केवल सजीव में ही होता है। यह निर्जीव में नहीं होता। संवेदनशीलता अनुकूलता क्या है? कोई पूछता है कि संवेदनशीलता और अनुकूलता सजीवों की कौन सी लक्षण होता है? क्या ये विशिष्ट लक्षण है सजीवों का कि नहीं है? तो आप सीधे बात बताएंगे कि अनुकूलता और संवेदनशीलता और अनुकूलता सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि निर्जीव में ये विशिष्ट लक्षण ये नहीं पाए जाते हैं, केवल यानी सजीवों में ही पाए जाते हैं। महसूस करने का, संवेदन व्यक्त करने का, अनुकूलता व्यक्त करने का ये केवल सजीव में पाया जाता है। क्या निर्जीव में पाया जाता है? गर्मी महसूस कर सकता है? नहीं। ये गर्मी महसूस करता है? नहीं, क्योंकि गर्मी महसूस सजीव ही करता है ना। बाहरी वातावरण को जो है वो कौन समझ पाता है? तो सजीव ही समझ पाता है। गर्मी, ठंडी, धूप या सब जो है वो कौन समझ पाता है? तो यानी सजीव में लक्षण होती है। तो सीधी बात याद रखना कि संवेदनशीलता और अनुकूलता, संवेदन का मतलब समझिए कि पीछे आप बैठ करके देख लीजिए क्या बोले हैं। संवेदनशीलता और अनुकूलता जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि महसूस कर सकता है, हर बातों को समझ सकता है, महसूस कर सकता है, संवेदन कर सकता है ना, यानी अनुकूलता के अनुसार। आपको बताया कि बोर्ड या मार्कर जो है अनेक प्रकार की निर्जीव वस्तु है, उसमें संवेदन क्या, इस पर हाथ रखेंगे तो ये महसूस करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हाथ रखा जाएगा तो ये महसूस हो रहा है कि कोई इस पर हाथ रखा हुआ है। किसी शरीर का हाथ पर, शरीर पर हाथ रखेंगे तो उसे महसूस हो जाएगा कि क्या कर रहा है, ये हमारे शरीर पर हाथ रखा है। तो संवेदन व्यक्त होता है। चुट्टी काटी या उसको सुई चुभाई वो महसूस करता है, लेकिन इसमें कुछ भी करिए इसको कोई महसूस नहीं करेगा। तो इसीलिए संवेदनशीलता और अनुकूलता जो है ना, ये क्या है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि इस सजीवों में होता है किंतु निर्जीव में नहीं होता है। यानी संवेदनशीलता और अनुकूलता यह सजीवों के विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि सजीवों में ही एक क्रिया होती है समझने की, संवेदन करने की, लेकिन निर्जीव में नहीं होता। कैसे भाई? अभी हम बताए कि सजीव पर हाथ या निर्जीव पर हाथ रखेंगे कोई उससे कोई मतलब नहीं, गर्मी ठंडी से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सजीव को गर्मी ठंडी से बिल्कुल मतलब है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए विशिष्ट लक्षण हम पांचवा पढ़ेंगे। पांचवा विशिष्ट लक्षण कहता है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। पांचवा है जीवन चक्र। लाइफ साइकिल। ये जीवन चक्र क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो जीवन चक्र क्या होता है? तो जीवन चक्र मतलब समझते हैं कि जीवन चक्र जो है वो 4 प्रकार में होता है। उसके बाद मनुष्य की जीवन चक्र के बाद उसके बाद क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। पहला होता है जन्म। जीवन चक्र का पहला ही भाग है जन्म लेता है। उसके बाद क्या होता है? वयस्क होता है। वयस्क मतलब क्या होता है? वो यंग होता है, जवान होता है, बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है, पहले जन्म लेता है, उसके बाद वो वयस्क बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो उसमें क्या होती है? जनन करने की क्षमता हो जाती है। वो क्या करता है? जनन करता है, संख्या में वृद्धि करता है। उसके बाद चौथा क्या होता है कि वृद्धा अवस्था। उसके बाद क्या होता है? वृद्धा अवस्था आ जाते हैं। जन्म करने के बाद वो क्या करता है? वृद्धा अवस्था आ जाता है। वृद्धावस्था आने के बाद उसका क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। जीवन चक्र किसे कहते हैं? तो जीवन चक्र जो है जनन ना, वयस्क जन्म लेता है ना, वो यंग होता है, बड़ा होता है
ना बड़ा होने के बाद वो क्या करता है कि वो जनन करता है। जनन करने के बाद वो यानी अपनी संख्या की वृद्धि करता है, जनन करता है, और जनन करने के बाद वो क्या होता है, वृद्धा अवस्था में चलाता है, और वृद्धा अवस्था में आने के बाद उसका क्या होती है, अंतिम मृत्यु हो जाती है। इसको बोलते हैं कंजी, तो इसको बोलते हैं जीवन चक्र। चलिए इसके बारे में परिभाषा जाने। सभी जीव अलग अलग अवस्था में आकर उसका मृत्यु हो जाती है। सभी जीवों का अलग अलग अवस्था में, माने अलग अलग अवस्था में, जन्म, वयस्क, जनन, वृद्धा, मृत्यु, यानी कहने का मतलब सभी जीवों का अलग अलग अवस्था में, सभी जीव अलग अलग अवस्था में आकर वह मृत्यु प्राप्त कर लेता है, यानी उसकी मृत्यु आ जाती है। और इसका जीवन चक्र चलता क्या है, तो जीवन चक्र जो चलता है ना, तो जीवन चक्र इसका इस प्रकार में चलता है। वो क्या करता है, पहले जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसका अवस्था क्या आती है, वयस्क। अवयस्क मतलब वो बड़ा होता है, जन्म लेता है, जन्म लेते क्या होता है, बड़ा नहीं होगा, जन्म लेता है, उसके बाद जन्म लेने के बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में वो क्या करता है, तो वह जनन करता है। क्या करता है, जनन करता है। जनन करने के बाद वो क्या होता है, वृद्धावस्था में होता है। क्या आता है कि वह वृद्धावस्था में होता है। वृद्धा अवस्था में आता है। उसके बाद उसका वृद्धावस्था के बाद क्या होता है, वो तो जवान तो नहीं होगा, वृद्धावस्था में वह उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया चलते रहता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो है, इसमें कहता है कि सभी जीव अलग अलग अवस्था में आकर उसका मृत्यु हो जाती है। यह सभी जीव विशिष्ट लक्षण के होते हैं। मतलब बात समझ में नहीं आया। जन्म यानी जीवन चक्र का मतलब हुआ कि जन्म लेना, बड़े होना, जनन करना, वृद्धावस्था में आना और उसके बाद मर जाना। जन्म लेना आवश्यक मतलब बड़ा होना, जनन करना, बड़ा होगा तो जनन करेगा, जनन करने के बाद उसका क्या होगा, वृद्धावस्था आएगा, वृद्धावस्था के बाद उसका क्या होगा, मृत्यु होगा। जैसे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में क्या हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में वो क्या किया, जनन किया, यानी मतलब संख्या बढ़ाया, जनन किया, जनन करने के बाद वो क्या हो गया, वृद्धावस्था में आया, वृद्धावस्था में आकर के वो मर गया। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीवन चक्र बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, द साइकिल यानी जीवन चक्र बोलते हैं ना। जीवन चक्र लाइफ साइकिल बोलते हैं। यानी सभी जीव अलग अलग अवस्था में आकर मृत्यु प्राप्त कर लेता है ना, वह जीवन चक्र कहलाता है। बात समझ में आया। जैसे इसका कितना भाग होता है, जैसे समझो, जन्म लेता है, जन्म से वो क्या करता है, वयस्क बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में वो क्या करेगा, जनन करेगा, जनन करने के बाद वो क्या होगा, वृद्धावस्था में आएगा, वृद्धावस्था में आकर के उसका क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। इसी काल को हम क्या बोलते हैं, इसी काल को बोलते हैं जीवन चक्र। क्या बोलते हैं, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। इसी प्रक्रिया को जीवन चक्र बोलते हैं। ठीक है, आइए इस पर हम आगे बात करें कि जीवन चक्र किसे कहते हैं। तो सभी जीव अलग अलग क्या करते हैं, अवस्था में आकर, अलग अलग अवस्था में आकर के क्या करते हैं, वो अपना मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, वह जीवन चक्र कहलाता है ना। अब यहां पर लिखेंगे कि जीवन चक्र सजीवों का विशिष्ट लक्षण
होता है ना। अब बात समझ में आया कि जीवन चक्र जो है सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। क्या निर्जीव में होता है? क्या निर्जीव में ये होता है, ये बूढ़ा होता है, जन्म लेता है, यशक अवस्था में आता है, जनन करता है? ये नहीं। आपको अभी ने बताया, बात सोचिए, क्या ये निर्जीव में ये होता है? निर्जीव जन्म लेता है, बड़ा होता है, जनन करता है, वृद्धा अवस्था में आता है, मृत्यु होती है? नहीं। एक प्रक्रिया केवल सजीवों में होता है, जीवन चक्र। निर्जीव में नहीं होता है, केवल बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए तो ये जीवन चक्र जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण है। यदि निर्जीवों में बात रहता तो ये विशिष्ट लक्षण नहीं होता, लेकिन केवल जीवन चक्र है वो केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जीवन चक्र जो है सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है मेरे भाई। आपको बात समझ में आया? क्योंकि जन्म, यशक, जनन, वृद्धावस्था, उसके बाद में मृत्यु, ये निर्जीव में नहीं होता है। ये केवल ओनली फॉर ओनली सजीवों में होता है। इसीलिए तो इसमें सजीवों में विशिष्ट लक्षण होता है। जीवन चक्र क्या है? तो जीवन चक्र सजीव का क्या है? तो जीवन चक्र सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। कैसे है तो आप समझा लेंगे। क्योंकि निर्जीव जन्म नहीं लेता है, वयस्क नहीं होता है, बड़ा नहीं होता, वृद्धि नहीं करता है, उसके बाद में वृद्धावस्था में नहीं आता है, मृत्यु उसका नहीं होती है। लेकिन इस सजीवों में होता है। सजीवों में जन्म लेता है जीव, वयस्क बड़ा होता है, जनन करता है, जनन करने के बाद वो वृद्धावस्था में आता है, मृत्यु होती है। ये केवल किस में होता है? क्या निर्जीव में होता है का? नहीं। ये केवल ओनली फॉर ओनली किस में होता है? ये सजीवों में ही होता है, निर्जीव में नहीं होता। इसीलिए जीवन चक्र सजीवों का क्या है? तो विशिष्ट लक्षण है। चलिए हम लोग 5 पढ़ लिए ना। चलिए हम लोग छठा के बारे में हम लोग बात करें कि छठा के बारे में, ये छठा क्या करा है, उसके बाद में और विशिष्ट लक्षण हम लोग कल पढ़ेंगे ना। तो आपको बात समझ में आया कि जीवन चक्र किससे कहते हैं? जीवन चक्र वह चक्र है जिसमें जन्म लेता है, वयस्क होता है ना, उसके बाद में जनन करता है, वृद्धावस्था में आता है, मृत्यु हो जाती है। इसी को हम जीवन चक्र कहते हैं। जो लिखे कि सभी जीव अलग अलग अवस्था में आकर वह मृत्यु प्राप्त कर लेता है, वह जीवन चक्र कहलाता है। जैसे वो जन्म लेता है, वयस्क बड़ा होता है, जनन करता है, वृद्धावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आने के बाद वह क्या होता है? मृत्यु हो जाती है उसकी। यानी जीवन चक्र सजीवों का क्या है? विशिष्ट लक्षण है। यानी जीवन चक्र जो है निर्जीव में नहीं होता है, केवल सजीव में होता है। ठीक है। चलिए छठा पढ़ ले हम, जीव द्रव्य। छठा जो है सजीवों का, यानी जीव द्रव्य के बारे में पढ़े कि क्या जीव द्रव्य जीवों का विशिष्ट लक्षण है। जीव द्रव्य इसको बोलते हैं प्रोटोलेशन। प्रोटोलेशन यानी जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का परिभाषा जानेंगे कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली समस्त द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं ना। जैसे इनमें संपूर्ण जैविक क्रियाएं होती है, इसमें संपूर्ण जैविक क्रियाएं
होती है। यानी जीव द्रव्य निर्जीव में नहीं होता है, जीव द्रव्य केवल सजीव में होता है। कैसे? तो जैसे इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस इसमें होता है तो इसमें अनेक प्रकार की, इसके अंदर माइक्रोकरंडिया, अनेक प्रकार की और भी इसमें कोशिका होती है ना, समस्त और कार्य करता है ना। उसके बाद में इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है ना, जो भोजन के कार्य करता है। किसका कार्य करता है? भोजन का कार्य करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन का? ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका द्रव्य में ऊर्जा का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण होता है ना, और भी प्रक्रिया होती है। इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके कोशिका के अंदर क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, डीएनए होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। यानी डीएनए को पूरा कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ना, तो डीएनए होता है। तो चलिए देखिए, जीव द्रव्य, इसके अंदर ये सभी क्या है? जीव द्रव्य है। यानी प्रकार की क्या है? इसमें जीव द्रव्य है। जो जीव द्रव्य जो है वो बाहरी वातावरण को क्या करता है? अनेक प्रकार के, मतलब बाहरी वातावरण का जो अभी बताया इसके बारे में कि बाहरी वातावरण को समझ पाता है। तो इसमें चलिए उससे कोई रिलेटेड नहीं है। जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें संपूर्ण जैविक क्रिया होती है। इसके अंदर अनेक प्रकार की संपूर्ण जैविक क्रियाएं होती है। जैविक क्रियाएं का मतलब होता है कि आपको बताएं कि इसके अंदर अनेक प्रकार के रासायनिक क्रियाएं होती है। इसमें भोजन का भी क्या करता है? निर्माण होता है, जिसमें कहते हैं क्लोरोफिल होता है। उसके बाद में ऊर्जा का भी निर्माण करता है न। इसमें अनेक प्रकार के कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं न। अनेक प्रकार की कोशिका के अंदर क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, जो हम लोग के शरीर में है। ये जितना भी बना हुआ है चमड़े, ये सभी कोशिका का बने हुए हैं। इस कोशिका के अंदर ही ऐसी इतना, इसको हम इतना ही छोटे छोटे कोशिका होते हैं ना, इतना ही छोटे छोटे कोशिका होते हैं कि जिसको हम नगण्य आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ती है। हम लोग का जो शरीर जो बना हुआ है अनेक प्रकार की सेल से मिलकर के बना हुआ है, अनेक प्रकार की कोशिका के से बनकर के मिलकर के बना हुआ है। जो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। उसी कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के क्या होते हैं? जीव द्रव्य होता है। जैविक क्रियाएं इसके अंतर्गत होती है। क्या ये निर्जीव में होता है? ये निर्जीव में नहीं होता है। कोशिका द्रव्य क्या निर्जीव में होता है? संचालन होगा। रासायनिक क्रिया जीव में होता है, निर्जीव में होता है? नहीं होता है। तो कोशिका द्रव जो होता है निर्जीव में नहीं होता है। क्या निर्जीव यानी कोशिका के अंदर यानी अनेक प्रकार की क्रियाएं हो सकती है? नहीं। जो मरा हुआ चीज है, मृत है, निर्जीव है, क्या उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है? तो नहीं। तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि कोशिका द्रव्य एक विशिष्ट लक्षण है सजीवों का कि नहीं है? बताएंगे? क्योंकि कोशिका द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। क्योंकि एक केवल सजीव में पाए जाते हैं और निर्जीव में नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें संपूर्ण जैविक क्रियाएं होती है। इसलिए यहां पर पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। तो ये बात समझ में आए? ये एक कोशिका है, एक कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका ये सब द्रव्य है ना, और इनमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य के, जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, इसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं निर्जीव के अंदर नहीं होती है, केवल सजीव के ही अंदर यानी होती है। कोशिका यानी जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य केवल सजीव में ही पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जीव द्रव्य जो है वो जीवों यानी सजीवों का क्या है? विशिष्ट लक्षण है। तो चलिए इसको बात को हम लिख लें। इसलिए जैविक क्रियाएं होती है और जीव द्रव्य सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि यह क्रियाएं
यह क्रियाएं ना, क्योंकि यह क्रिया केवल सजीवों में होता है, सजीवों में होता है। तो जीव द्रव्य का है, तो जीव द्रव्य भी क्या है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। क्यों? क्योंकि निर्जीव में जीव द्रव्य नहीं होता है, केवल सजीव में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। इसलिए जीव द्रव्य जो है वो क्या है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। चलिए आज हम लोग इतना लक्षण पढ़े। यदि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को, आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसके बाद में जो भी इसमें आपको सवाल करना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करेगा इस पर ना। आगे हम लोग और विशिष्ट लक्षण के बारे में बात करेंगे भाग 3 में ना। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ना, ताकि मेरा जितना भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास तक पहुंचे। आपको विस्तार रूप से हर विषय मिलेगी मेरी तरफ से ना। चलिए मेरा एक तरह ही वीडियो।